हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त हितेश मेघवाल। आज आपके लिए दोस्तों मैं लेकर आया हूँ संविधान के 15 क्वेश्चन। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, मैं उसके 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये 15 क्वेश्चन दोस्तों एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। देखिए दोस्तों, एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। आपको बताना है लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र यानी न्यायिक कार्य है वो कौन सा न्यायालय करता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। तमिलनाडु हाई कोर्ट करता है, केरल हाई कोर्ट करता है, कलकत्ता हाई कोर्ट करता है या बॉम्बे हाई कोर्ट करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट। ठीक है ना। केरल हाई कोर्ट दोस्तों, केरल हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है। ठीक है ना। ये दोनों का हाई कोर्ट है दोस्तों, लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है और केरल का हाई कोर्ट है ये। ठीक है ना। तो इन दोनों का हाई कोर्ट है। और दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये कोच्चि में स्थित है। जो केरल हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, वो दोस्तों कोच्चि में स्थित है। अगर आपसे पूछे स्थापना कि केरल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों केरल हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1956। ठीक है ना, 1956 में केरल हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था। देखिए दोस्तों, जो एनसीटी है उसका मतलब क्या होता है। एनसीटी होता है नेशनल कैपिटल वो टेरिटोरी। ठीक है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो आपको बताना है संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या 76वां संशोधन। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 69वां संविधान संशोधन है 1991। ठीक है ना, उसके तहत है जो एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है उसको इस 69वां संविधान संशोधन 1971 के तहत बनाया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और देखिए दोस्तों, जो 69वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत वो है, जैसे अपना दिल्ली है, दिल्ली को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है। जो अपना दिल्ली है ये क्या है दोस्तों, दिल्ली है अपने देश की राजधानी। ठीक है ना, इस दिल्ली को जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विशेष दर्जा प्राप्त किया मतलब दिया गया है। और एनसीटी के अगर आपसे पूछे भाई एनसीटी की स्थापना कब हुई थी, एनसीटी की दोस्तों आपसे स्थापना पूछे तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी। ठीक है ना, ध्यान रखना 1 फरवरी 1992। ठीक है दोस्तों, 1992, 1 फरवरी 1992 में जो एनसीटी है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश उसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसको अपनाया यानी बनाया कब गया था, तो 69वां संविधान संशोधन था 1991 में बनाया गया था। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो द्विशासन पद्धति थी उसमें बदलाव की सिफारिश की थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, साइमन कमीशन है, सिप्रू कमीशन है या बटलर कमीशन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, साइमन कमीशन। देखिए दोस्तों आपसे पूछा है किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो द्विशासन पद्धति थी उसमें बदलाव की सिफारिश की थी, तो वो की थी दोस्तों साइमन कमीशन ने। अगर आपसे पूछे कि भाई साइमन कमीशन कब बनाया गया था, तो दोस्तों वो बनाया गया था 1927 में। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, साइमन कमीशन कब बनाया गया था, तो साइमन कमीशन बनाया गया था दोस्तों 1927 में। और इस कमीशन ने ही जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश प्रस्तुत की थी। ठीक है ना। अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों, ये कौन यह निश्चित करता है कि जो भारत में सशस्त्र बलों के सदस्य हैं उनके लिए जो मौलिक अधिकार हैं वो लागू किए जा सकते हैं। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, संसद करती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद करती है। ठीक है ना, यह कौन करता है, संसद करती है। अगर आपसे पूछे संसद संविधान के किस अनुच्छेद में है यानी कौन से आर्टिकल में है, तो 79 में है दोस्तों। ठीक है ना, 79 आर्टिकल में संसद का वर्णन किया गया है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों आपसे पूछा है भारत में वर्तमान में कितनी अनुसूची यानी प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 8 है, 10 है, 11 है या 12 है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में, क्या पूछे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ दोस्तों, तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है ना, मूल संविधान पूछे तो 8 अनुसूचियाँ,
भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ पूछे तो भी 12, और भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ पूछे तो भी 12 आएगी। अगर मूल लग गया तो मूल हो जाएगी 8, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियाँ दोस्तों कितनी है, 8 है, और अनुसूचियाँ हैं 12। अगर आपसे सूचियाँ पूछे कि भाई सूचियाँ कितनी है भारतीय संविधान, तो 3 सूचियाँ दोस्तों, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये दोस्तों सूचियाँ हैं और ये है अनुसूचियाँ, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 9वीं अनुसूची दोस्तों वो है 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन था अपना। कौन सा संविधान संशोधन पहला, यानी 1, ठीक है ना, उसके तहत 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची को दोस्तों जो अपना संविधान संशोधन है कौन सा, 10वीं अनुसूची को 35वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची को 35वां संविधान था उसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची को दोस्तों अपना जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची को दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना, इन बातों का आप ध्यान रखना। हैंड राइटिंग दोस्तों बेकार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्डों पर ध्यान देना बस, ठीक है ना। तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, या फिर कनाडा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं यूके, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम को क्या बोलते हैं, यूके। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे यूके की राजधानी क्या है, क्या पूछे, राजधानी, तो यूके की अगर राजधानी पूछे तो दोस्तों यूके की राजधानी है लंदन, ठीक है ना, लंदन दोस्तों इसकी क्या है, राजधानी है, लंदन, ठीक है ना। और अगर दोस्तों इसकी भाषा पूछे आपसे, भाई यूके की भाषा कौन सी है, तो भाषा दोस्तों अंग्रेजी हो जाएगी, ये तो आप सभी को पता होगा, यूके की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। और इसकी राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों राजधानी है लंदन, ठीक है ना, लंदन, ध्यान रखना इस बात को। अपना 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग बताने दोस्तों कब अपनाया गया था भारत का। देखिए राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों अपना जो इंडिया का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, ठीक है ना, किस संवत पर है, शक संवत पर आधारित है दोस्तों। और राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1948, 1952, 1955, 1957। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1957 में अपनाया गया था। देखिए दोस्तों, ये अपना राष्ट्रीय पंचांग है, ये शक संवत पर आधारित है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और दोस्तों 1957 में भी कब, 22 मार्च को, ये भी आप ध्यान रखना, 22 मार्च 1957 ये मंथ है अपना, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। और दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग है जो जो अपने ग्रेयर कैलेंडर है ना, ग्रेयर कैलेंडर उससे संबंधित है, ये मतलब उससे मिलता जुलता है। और इसमें मतलब जो चैत्र है, चैत्र हिंदी का चैत्र महीना आता है दोस्तों, वो आता है 22 मार्च, ठीक है ना, 22 मार्च आता है। अगर इसमें लीप वर्ष पूछे तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष, अगर दोस्तों आपसे लीप वर्ष पूछे तो लीप वर्ष आता है दोस्तों 21 मार्च, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना, 21 मार्च को आता है लीप वर्ष, ये 21 मार्च को लीप वर्ष आता है, और 22 मार्च को दोस्तों चैत्र माह आता है, ठीक है, इन बात को आप ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना 8वां क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, लोकसभा में कितने सदस्य थे। पहला ऑप्शन है 280 थे, दूसरा ऑप्शन है 389 थे, तीसरा ऑप्शन है 489 थे, या फिर 500 थे। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 389 थे, पहले आम चुनाव में लोकसभा सदस्य कितने थे, 389। अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यानी आपको बताना है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, ठीक है ना। आपातकाल दोस्तों संविधान के कौन से भाग में है आपातकाल का वर्णन, तो संविधान के 18वें भाग हैं, ये आप ध्यान रखना, संविधान का जो 18वां भाग है उसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। और आपातकाल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कौन कौन से, एक तो होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना, कौन सा होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राज्य आपात, और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, वित्तीय आपात, ठीक है ना।
वित्तीय आपात। इन बातों को दोस्तों आप ध्यान रखना। पहला राष्ट्रीय आपात होता है, दूसरा राज्य आपात। राज्य आपात दोस्तों अपन प्रादेशिक आपात भी बोल सकते हैं इनको। और तीसरा होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, संविधान के अनुच्छेद आता है 52 में, 352, ठीक है ना, 352 में आता है राष्ट्रीय आपात। और राज्य आपात कौन से में आता है? 356 में। और वित्तीय आपात दोस्तों कौन से में आता है? वित्तीय आपात आता है 360। संविधान के अनुच्छेद 352 में दोस्तों आता है राष्ट्रीय आपात, 356 में आता है राज्य आपात या प्रादेशिक आपात, और वित्तीय आपात आता है दोस्तों 360 में। और वित्तीय आपात दोस्तों अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और आपातकाल की घोषणा केवल दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है ना। तो अपना आपसे पूछा था कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों, ठीक है ना। अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कोई अकेला मंत्री। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रपति है वो हटा सकता है। कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अपना 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक कोई भी, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक भी ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा के उसको हटाया जा चुका है। तो इसका इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जस्टिस RN मिश्रा, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस वेंकट स्वामी या जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बैग। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12वें में? तो देखिए दोस्तों आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश PIL लागू के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि PIL है क्या। तो ये दोस्तों जनहित याचिका है, ठीक है ना। क्या है? जनहित याचिका। ये दोस्तों एक जनहित याचिका है जिसको बोलते हैं PIL, ठीक है ना। और ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। और पहले दोस्तों ये जान लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस PN भगवती, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कौन थे? ये दोस्तों थे न्यायाधीश थे जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, यानी SC है सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीश थे, ठीक है ना। कौन थे? उसके न्यायाधीश थे, इस बात को आप ध्यान रखना। उसके न्यायाधीश थे और जस्टिस PN भगवती थे जिन्होंने PIL लागू के लिए जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अपना अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यौन उत्पीड़न से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धारा 11, धारा 376, धारा 508 या धारा 509। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 509, ठीक है ना। धारा 509 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो दंड संहिता, यानी धारा किसको बोलते हैं? धारा दोस्तों बोलते हैं दंड संहिता को, जिससे दंड दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं धारा। तो आपसे पूछा है यौन उत्पीड़न, जैसे किसी भी महिला या लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है तो उसके ऊपर धारा लगती है दोस्तों 509। तो उसके तहत उसको दंडित किया जाता है और उसको जेल हो सकती है, ठीक है ना। जैसे अपन धारा 509 के अंतर्गत दोस्तों वो भी आता है जैसे अपन सोशल मीडिया है उस पर कुछ भी नेगेटिविटी वीडियो डाल देते हैं या गंदी वीडियो डाल देते हैं या किसी ऐसे गलत वीडियो डाल देते हैं ना, तो उसके ऊपर धारा लग सकती है दोस्तों 509। और 509 धारा के तहत आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे धारा की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, तो टोटल 511 धाराएं हैं अभी तक, ठीक है ना। कितनी है? 511 टोटल धारा। टोटल धारा की संख्या कितनी है? 511, ये भी आप ध्यान रखना। अपना दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? दोस्तों आपको बताना है कौन से राष्ट्रपति हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। आपको नंबर बताना, ये तो आप सभी को पता होगा, भारत के जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वो निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन आपसे पूछा है कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे वो। तो आपको बताना है चौथे नंबर के, 5वें नंबर के, छठे नंबर के या 7वें नंबर के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी, तो रेड्डी ये दोस्तों कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये दोस्तों छठे नंबर के राष्ट्रपति थे। और
ये दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी है, वो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे और दोस्तों ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो दोस्तों आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, सबसे पहले। और दूसरा पूछे कि दूसरा राष्ट्रपति कौन था, तो दूसरा राष्ट्रपति दोस्तों राधाकृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वपल्ली जी थे, ठीक है ना, दूसरा राष्ट्रपति सर्वपल्ली जी थे। और तीसरा राष्ट्रपति आपसे पूछे तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है दोस्तों, आप इनको याद करना। तीसरा जाकिर हुसैन थे, और मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, आप लिखना चाहो तो पीवी गिरी थे, वो चौथे राष्ट्रपति थे। और पांचवें राष्ट्रपति दोस्तों वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। और छठे नंबर पे आते हैं दोस्तों ये नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। और सातवें नंबर पर दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह आते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन का कार्यकाल कितना था, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों जो राष्ट्रपति थे अपने कौन से नंबर के, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर इनका दोस्तों आपसे कार्यकाल भी पूछे तो इनका कार्यकाल दोस्तों 1967 से 1969 तक था, ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अपना 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था, सबसे कम कार्यकाल किसका था दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो इसी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जाकिर हुसैन है उनका कार्यकाल 2 साल तक रहा था, जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, 1967 से 1969 तक, बस 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा था, और ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।